नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस 2/3 बहुमत की करेंगे जिसको लेकर कवायद लंबे समय से चल रही है, और फिर इसकी भी कि जो स्पीकर के सामने आवेदन पहुंचा है, क्या उस आवेदन के मद्देनज़र स्पीकर बागी सांसदों की सांसदी खा लेंगे, और अगर खा लेंगे तो उसका बीजेपी के 2/3 बहुमत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये समझेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी के भीतर की जो कहानी है उसे जानना भी बड़ा ज़रूरी है। यह इसलिए क्योंकि अभी मोहन यादव वाला जो मसला है, या फिर राम मंदिर वाला जो मामला है, या उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, वो दरअसल कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या है? पहली चीज़, मैं आपको मीनाक्षी नटराजन का उदाहरण दूंगा और फिर मोहन यादव वाली कहानी पर आऊँगा। मीनाक्षी नटराजन का जब नामांकन खारिज हुआ तो कहा गया कि साहब कांग्रेस ने सूचना दी थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाई हमको कैसे पता चला, हमको तो किसी कांग्रेस वाले ने बताया, हमको तो सूचना वहां से आई। प्रश्न यह है कि मोहन यादव को लेकर जो अभियान चल रहा है, जो स्टोरी हुई, उस स्टोरी की खबर कहां से आई? स्वाभाविक सी बात है, यह भी अंदर खाने से ही निकली, और जब अंदर खाने से बाहर आई तो सिर्फ मोहन यादव के लिए संकट का विषय नहीं बना, यह विषय बीजेपी के लिए संकट का बन गया। बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अपने आप ये कहें कि 60 साल के सार्वजनिक जीवन में पीएम पर, वो जब पीएम नहीं भी थे सीएम थे, और जब सीएम नहीं भी थे सिर्फ कार्यकर्ता थे, तब से लेकर अभी जो पीएम तक का उनका सफर है, उसमें उन्हें कहीं एक दाग नहीं लगा। वो काजल की कोठरी से बेदाग निकले। अब उन्हीं की पार्टी में अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर इस तरह का आरोप लग रहा हो तो मामला गंभीर हो जाता है, और खास तौर से तब जब ये चीजें अंदर खाने चल रहे रसाकसी के कारण हो। देखिए, मोहन यादव लंबे समय से काम कर रहे हैं, यानी उनका रियल एस्टेट का काम ही है। अब उसमें अगर 4 कट्ठा जमीन उनकी बढ़ गई तो उसे लेकर जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के भीतर चल रहे उठा पटक की कहानी बयान कर रही। कौन है जो मोहन यादव के खिलाफ अभियान चला रहा है? और फिर यहाँ मसला मोहन यादव का नहीं होता है, फिर मसला आप सीधे सीधे टॉप लीडरशिप के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बात यहाँ ये है, क्योंकि आप मोहन यादव को निपटाने के चक्कर में खबर आपने बताई कि साहब ऐसा है वैसा है, और वो खबर जो है वो मोहन यादव तक सीमित नहीं रहेगी, उसका सीधा निशाना और इशारा अगर कोई होगा तो वो बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है वहां तक जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई है कि अपने हित लाभ के लिए एक नेता को आप गिराने के फेरे में पूरी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति देखिए कि राम मंदिर को लेकर भी हुई, कहीं कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आई, ठीक है साहब, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे एक तरह से कहा जाए कि तत्परता दिखाते हुए, चूँकि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो योगी आदित्यनाथ की भी है, तो जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तो तय होगी ना। जब नृपेंद्र मिश्र कह रहे हैं कि डकैती हुई है, ये शब्द हैं नृपेंद्र मिश्र के, तो ये जो शब्द बोल रहे हैं वो ये बता रहा है कि कुछ है जो अंदर खाने चल रहा है। अखिलेश यादव के पास ये स्टोरी कैसे गई राम मंदिर वाली, या उसके पहले 2021 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी जमीनों के आवंटन को लेकर, जिस तरह से जमीन वहां खरीदी गई थी, कहां? अयोध्या में। वो खबर कैसे गई थी? संजय सिंह के पास कागज कैसे पहुंचे थे? ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे ये बताते हैं कि विद इन बीजेपी बहुत कुछ चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो बीजेपी को लेकर डूब जाएगा, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए कायदे से। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ की लेग पुलिंग तो लंबे समय से हो रही है, रोज योगी आदित्यनाथ को उतार दिया जाता है। अगर आप लखनऊ फोन करिए और बात करिए पत्रकारों से कि साहब क्या चल रहा है, भाई कुछ भी हो सकता है। और दिल्ली फ़ोन करिए बात करने के लिए, अगर आप दिल्ली में हैं या लखनऊ में हैं और जो पॉलिटिकल वहाँ की गैलरी है उसमें टहलिए, तो पता चलता है कि आज नहीं तो कल हटने ही वाले हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है।
अभी आप उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी आदित्यनाथ का अपना कौन सा मंत्री है? सारे मंत्री तो जो हैं वो सेंटर के ही हैं। योगी आदित्यनाथ का कौन है? अधिकारी देखिए, अधिकारियों का भी वही हाल है, वहीं से अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे। अपना कहना यह है कि ये जो विदिन बीजेपी चल रहा है ये बड़ा खतरनाक है भाजपा के लिए। विपक्ष के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, आप लड़ जाइए। अभी भी याद है एक दौर था जब इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी की थी भारतीय झगड़ा पार्टी। बीजेपी नहीं लिखा था, भारतीय झगड़ा पार्टी लिखा था। इतना कलह था विद इन बीजेपी। अभी भी वही कलह है, बस फर्क इतना है कि उस समय लोग अखाड़े में कूद पड़े थे और अभी यह है कि नरेंद्र मोदी की वजह से कोई इस तरह से खुलकर बोलता नहीं है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं साहब, उससे एक चीज तो समझ लीजिए कि कोई है जो बैठ के बांट रहा है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें अंदर के लोग ही देते हैं पत्रकारों। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के भीतर बड़ा सिरफुटौल चल रहा है इस बात को लेकर कि हम ज्यादा सही हैं या ये ज्यादा गलत है। ऐसे ही आप देखिए कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ था। तो ये आप कहें कि पीएम को देखना होगा कि किस तरह से इन चीजों पर लगाम लगे। एक बात, दूसरी बात अब हम आते हैं 2/3 बहुमत वाले मसले पर। यह मसला बड़ा दिलचस्प है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कौन टूटने फूटने जा रहा, वो तो अब बात की बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट में 8-9 आप ये कहें सांसद वगैरह हैं, उनको जुगाड़ करने की जिम्मेदारी हेमंता पे है, तो हेमंता वो कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ ओम प्रकाश राजभर जो है वो लगातार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टूटेगी। केशव कह ही चुके हैं कि हम समाजवादी पार्टी को लेंगे नहीं, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सब लग रहा है ओम प्रकाश राजभर के पास ही जाएंगे अगर टूटते हैं तो। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये 2/3 बहुमत की जो बात हो रही है उसमें स्पीकर साहब वाला मसला कहाँ से आ गया और सदस्यता जाने वाली बात कैसे उठ गई। देखिए टीएमसी के 2/3 सांसद जो है वो भागे और उन्होंने वो गए स्पीकर के पास, उन्होंने पत्र लिखा और कहा साहब देखिए ऐसा है, हमको अलग जगह दे दीजिए बैठने की और हम एनडीए का समर्थन करते हैं। और फिर हम ये लोग और दावा ठोकेंगे कि हम ही असली टीएमसी हैं, ये भी दावा होगा। तो अभी तो फिलहाल इनका दावा ये है कि हम ही हैं जो है, और हमको जो आप मान्यता दीजिए अलग दल के रूप में, यानी सही टीएमसी के रूप में, और हमको अलग बैठने की जगह दीजिए। उधर उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो भी पहुंच गया है कि ये जो 6 टूट कर आए हैं ये ठीक बात नहीं है, हम असली हैं, इन लोगों को खत्म करिए। अब देखिए यहां पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सांसद टूट जाने का मतलब ये थोड़ा हुआ कि पार्टी आपकी हो गई। सांसद और विधायक पार्टी नहीं होते हैं, सांसद और विधायक उस पार्टी का एक हिस्सा है, पार्टी नहीं है। और ये जो महाराष्ट्र वाला विवाद था, यानी जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी और फिर सरकार बना ली गई, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो जब जजमेंट आया था तो वो जजमेंट भी बड़ा समाचीन है और उसमें स्पीकर की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। वैसे भी दल बदल वाले में स्पीकर की ही भूमिका होती है और किसी की होती नहीं है। हाँ, ये संतुष्ट नहीं है तो उसको जाकर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देखिए कि अगर हम इस पर चलें कि साहब सिर्फ विधायक या सांसद टूट जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टी आपकी हो गई, और इस लिहाज से अगर बिरला साहब ये डिसीजन दे दें कि बेटा तुम लोगों की सांसदी गई, अब दोबारा चुनाव लड़ो, तो बीजेपी के 2/3 बहुमत का क्या होगा? 26 सांसद हैं। देखिए यहां बड़ी रोचक स्थिति है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। क्यों? क्योंकि अभी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है 543 का, उसके लिहाज से 362 बीजेपी को चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 26 अयोग्य हो जाते हैं तो 26 कम हो जाएंगे, यानी तब बीजेपी को 362 नहीं 336 सांसदों की जरूरत होगी। किस बात के लिए? 2/3 बहुमत के लिए। और अगर उसमें आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो वॉकआउट कर जाए, वो हिस्सा ही न ले, तो साहब 37 और कम हो गए। अब लीजिए, और चाहिए कितना था? अगर जो स्पीकर साहब अगर इन लोगों की सदस्यता खत्म कर देते हैं तो 336,
समाजवादी पार्टी ना टूटे, ना वो ओम प्रकाश राजभर में जाए और वो सीधे सीधे वॉकआउट कर जाए। वो वॉकआउट कर गए तो क्या हो गया, 36 वो भी कम हो गया और बीजेपी गठबंधन के पास +1 रहा, क्योंकि 336 की जरूरत थी और यहां 37 निकल गए, यानी 200 आप कहें कि 99 की जरूरत पड़ेगी तब, और उससे ज्यादा बीजेपी के पास मौजूद है। 299 की जरूरत पड़ेगी अगर ये 37 हट गए तो यानी आप समझिए तब 336 नहीं, तब 299 चाहिए। और उसमें डीएमके भी अगर अनुपस्थित हो जाए तो 22 वो भी कम कर लीजिए, तब कितना चाहिए होगा, तब चाहिए होगा 277, 2/3 के लिए 22 भी निकल जाएंगे। तो यानी संख्या बल जब कम होता जाएगा तो टोटल स्ट्रेंथ के लिहाज से 2/3 होगा। तो अब आप देखिए क्या रोचक स्थिति बन गई है। अभी यहां क्या है, भाजपा की चिट भी है और पट भी है। अगर सदस्यता बहाल होती है, बनी रहती है, तो भी कोई संकट नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि या तो सपा टूटेगी और या सपा और डीएमके जो है ये बाहर का रास्ता देखेंगे। ये बाहर का रास्ता देखेंगे तो दोनों, अगर 37 उनके पास हैं और 22 इनके पास हैं, दोनों मिला लीजिए तो ये 59 हो गए, एक कम 60, ये बाहर हो जाएंगे, काम खत्म हो गया। ये 59 सीधे बाहर हो गए, 362 चाहिए, तो बीजेपी के पास स्ट्रेंथ तो आई है, अभी उसके पास जो है 326 के आसपास है। तो कुल मिलाकर ये जो 2/3 बहुमत वाला खेल है उसमें बीजेपी पास है, वो किसी भी तरीके से होगा। तो अब इसके पीछे का एजेंडा क्या है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण वाला मसला है, कुछ लोग कह रहे हैं ये तीनों है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पीएम करना चाहते हैं। अब क्या हेडन एजेंडा है, इस पर सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, लेकिन जो 2/3 बहुमत वाला मसला है वो तो साफ साफ बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है।